तो वर्ष 2022 का जो राज्य स्त्री शक्ति टीलू रौतेली पुरस्कार है, बचपन से लेकर आपकी जो पढ़ाई तक का रहा दौर रहा, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद ITI आपने। बचपन हमारा बड़ा संघर्षशील रहा। मैं मात्र 6 माह की थी तो मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। निजी लाइफ के बारे में कम बताऊंगी क्योंकि परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं। मतलब 8 किलोमीटर आना और 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना। अकस्मात ऐसी परिस्थिति भी आपके सामने आई कि आपकी मकान की जो छत थी वो ढह गई और उसमें लगभग 3 साल तक रात भर सिलाई करते थे और दिन भर भी सिलाई काम जो मिल। It's NES video presentation. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं NES परिवार में। तो आज व्यक्ति विशेष में हमारे साथ यहाँ पर आई हुई हैं विशेष मेहमान श्रीमती मीना तिवारी जी। आप चरण पादुका गोथल समिति की सचिव हैं, एक समाज सेवी हैं और आप जिस प्रकार निरंतर समाज के लिए कार्य करती हैं, तो वर्ष 2022 का जो राज्य स्त्री शक्ति टीलू रौतेली पुरस्कार है, एक सम्मानित पुरस्कार है उत्तराखंड का, वो भी आपको मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सारे जनता जानना चाहेगी आपके बारे में, और क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष किया है, संघर्ष में विजय प्राप्त की है और साथ ही साथ लोगों को एक संदेश दिया है, लोग आपका अनुसरण जरूर करना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को लोगों को मिलेगी। तो NES परिवार के व्यक्ति विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। NES परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शहर का, अपने मुल्क का, जहाँ मुझे कार्य करने का मौका मिलता है। NES परिवार भी जिस तरह से छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कलाकारों से लेकर और ये जन कल्याण करने वाली जो महिलाएं हैं उनके बारे में, या पुरुष हैं या जो छुपे हैं, जिनके अंदर कला छुपी है, उसको दिखाती है। उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आपने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष किया है और वो संघर्ष का जो परिणाम है, अगर आप सकारात्मक रूप में चलते हैं तो आपके समक्ष एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट निकलता है, एक बहुत सफल उसका परिणाम होता है। उसी प्रकार आपने भी कामयाबी पाई है। तो अब मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपका जो बचपन गुजरा है, जो बचपन आपका बीता है और आपने जो पढ़ाई करी है, साथ ही साथ क्या आपके अनुभव रहे हैं बचपन से लेकर आपकी जो पढ़ाई तक का रहा दौर रहा, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद ITI आपने करी, साथ ही साथ आपने स्नातक किया। तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ा सा आपका परिचय। बचपन हमारा बड़ा संघर्षशील रहा। मैं मात्र 6 माह की थी तो मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी माँ के सर में पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। हम केवल 3 भाई बहन हैं, बड़ा भाई है, दूसरी बहन है, तीसरी नंबर की मैं हूँ। तो पढ़ाई प्राइमरी स्कूल तो हमारे घर के नज़दीक ही थी, लेकिन जो हमने 8 तक पढ़ाई की तो हमें 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद करनी पड़ी। हम ही ने नहीं है, उस टाइम पे जितने भी हुआ करते थे सबको वही करना पड़ता था, उतनी दूरी स्कूल हुआ करती थी। उसके बाद से जब मैंने हाई स्कूल इंटर किया तो उसके लिए हमें धराली बाज़ार में कॉलेज है, वहाँ आने के लिए लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करते थे पैदल। आप जो है स्कूल आने के लिए 8 किलोमीटर प्रतिदिन, हाँ, मतलब 8 किलोमीटर आना और 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर जाना, इतनी दूरी तय करते थे। स्कूल ही इतनी दूर थी। तो घर जाने के बाद थक जाते थे। आज के टाइम में तो होमवर्क बहुत मिलता, हमारे टाइम में थोड़ा कम मिलता था, तो एडजस्ट था और अच्छे नंबर भी लाते थे, उस टाइम के हिसाब से ठीक लाते थे। मेरे आने तक तो उत्तराखंड बोर्ड हो गया था, लेकिन मेरे भाई लोगों ने यूपी बोर्ड दिया तो बड़ा टफ था उनके लिए। तो मैंने उसके बाद अपनी पढ़ाई की और स्नातक तक मैंने प्राइवेट किया, क्योंकि कॉलेज दूर होने के कारण
कॉलेज नहीं जा पाई, तो स्नातक किया और ITI यहाँ गोपेश्वर घिंगराण से किया है, सिर्फ कटिंग स्विंग ट्रेड से किया हुआ है। तो कटिंग स्विंग ट्रेड से ITI करने के बाद 2011 में मेरी शादी यहाँ गोपेश्वर में हुई। क्योंकि ससुराल ही गोपेश्वर है तो इसमें आप गोपेश्वर की वासी हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि आप जितने भी यहाँ पर जो नज़दीकी गांव हैं, जगह जगह इन्होंने लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा किया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये कुछ आप बैग बनवाते हैं और एक रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो आप रोज़गार यहाँ पर देती हैं, ये किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर प्रदान करते हैं? शुरुआती दिनों में मैंने भी बहुत से विपत्तियाँ, कष्ट झेले। निजी लाइफ के बारे में कम बताऊंगी क्योंकि परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं। किस हिसाब से हम उससे जूझे हैं वो भी एक मेरे को एक प्रेरणा उसी से मिली है। जब खाने पीने के संसाधन नहीं रहे तो किसी न किसी तरह अपने संसाधनों को उपज करने के लिए कि कैसे हम रात की रोटी खा पाएँ। तो शुरुआत में मैंने पुराने कपड़े पड़े हुए थे, उनसे दरी चटाई बनाई। 20 रुपये में, 85 रुपये में कोई ख़रीद ले तो उसकी सपोर्टेड भी होते हैं। ग्रामीणों ने क्या किया कि ठीक है, अगर ये महिला काम करना चाहती है तो काम दिया, अपने घर से कपड़े दिए, बोला मेरी चटाई बना दे, मेरी दरी बना दे, मैं पैसे दे दूंगी, बाहर वालों को नहीं दूंगी, तुमको दे दूंगी। तो मैंने अपने घर में उनके कपड़े लाकर दरी चटाई पावदान बनाए। धीरे धीरे हमारे पास ये चीनी चावल आटे के कट्टे दिख रहे थे, मैंने उन्हें काट कूट के थैले बनाए तो वो थैले भी बिकने लग गए। तो मेरे पास थोड़ा खाने के पैसे आ गए। खाने के पैसे आए तो लालच भी बढ़ जाता है। लालच इतना बढ़ा, मैंने उसको बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया। बड़े स्तर पर अपने साथ 6-7 महिलाएं मेरी तरह जो गरीब थी, असहाय थी, जो चाहती थी कि रात की रोटी मिल जाए, उनको अपने साथ जोड़ा और बृहद रूप पर हमने पायदान, चटाइयाँ, माता श्रृंगार की प्लेटें और आपके ये चीनी चावल आटे के पुराने कट्टों से थैले थूले बनाकर हमने मार्केट में किया। तो मार्केट में वैसे तो कितनी फैसिलिटी आ गए हैं, कितने डिज़ाइनर आ गए हैं, लेकिन मार्केट में भी अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमारे गांव वालों को सपोर्ट मिले और उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। हमारे जैसे भी बने हुए थे सामान को खरीदा और हमें आर्थिक सहायता मिली और हम अपने आप में मजबूत होने लगे। बहुत सुंदर। तो भाई आप जैसे कि हमारे जो सम्मानित प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, तो उन्होंने भी अभी आपने देखा होगा माणाघी में जब उन्होंने संबोधन किया था तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि आपके जो लोकल आपका स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें। तो यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कि यहाँ पर श्रीमती मीना तिवारी जी ने हमें बताया है कि उन्होंने कभी उन स्थानीय उत्पाद उन्होंने बनाए हैं जो इस तरह का मटेरियल है जो डिस्पोज हो सकता था, डिस्पोज करना था जिसको, उससे उन्होंने कुछ सुंदर सी चटाइयाँ बनाई हैं और पायदान बनाए हैं। साथ ही साथ जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं जो सामान के साथ आते हैं उसका सदुपयोग करके उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि जहाँ जहाँ आपको इस प्रकार के प्रोडक्ट दिखें आप ज़रूर उनको लें और जो महिलाएं, जो व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनको एक हेल्प मिलेगी। तो आपसे हमारा भी पूरे NH परिवार का अनुरोध है कि आप ज़रूर इस प्रकार के उत्पादों को खरीदें। कृषि की बात करें तो क्या आप कृषि के क्षेत्र में कुछ करने जा रही हैं आप या कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, कृषि के क्षेत्र में मैं जैविक खेती का बड़ा प्रोत्साहन करती हूँ। यहाँ से ग्वाड़, देवलधार, गंगोलगांव, इन जगह से मैं राई रुई अपनी स्कूटी में लेकर आती हूँ और बीज उनको देने के बाद उनके साथ खुद उनके खेतों में बोकर और जैसे हो जाता है तो महिलाएं कहती कि हमारा सामान कौन खरीदेगा, तो मैं अपनी स्कूटी लेकर वहाँ जाती हूँ और वहाँ से उनके उत्पाद किए हुए राई, चाहे आपकी लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, उनको स्कूटी से अपनी दुकान में लाती हूँ और बेचती हूँ। कुछ प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, कुछ उनको मिल जाता है और हमारी जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिल जाता है। बहुत खूब, आपने क्या क्या किया है ये तो अभी हमें इतना ज़्यादा तो जानकारी थी नहीं, बस परिचय था।
और सुना था आपके बारे में, और आपसे हमने एक बार इससे पहले भी NH स्टूडियो में आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कुछ और रूप था, ये कुछ और रूप है। मातृशक्ति का एक ऐसा रूप जो कि सबको एक राह दिखाने वाला है। भी आपने अभी स्वरोजगार की बात करी और उसी में आपने जैविक खेती की बात करी। जैविक खेती में आप न सिर्फ बीज वितरण कर रही हैं, बल्कि वहाँ खेतों में काम करके उनके जो उत्पाद है, जो उनका प्रोडक्शन है, उसको लाकर मार्केट में सेल भी कर रही हैं। तो आपको कोटि कोटि साधुवाद है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम वृक्षारोपण का भी बृहद रूप पर कार्यक्रम करते हैं और उसका श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने हाल ही में 15-20 दिन पहले 30,000 के टी गार्ड लगाए अपने निजी खर्चे से। जब मैंने उनसे ये सवाल किया, हर घरवाली का सवाल अपने हस्बैंड से रहता है कितने पैसे कहाँ गए, तो वो सवाल मेरा भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई व्यसन वगैरह तो करता नहीं हूँ, तुम ये मान लो मैंने इसका व्यसन कर लिया है और 30,000 के मैंने अपने खर्चे से टी गार्ड लगा दिए हैं ताकि पेड़ बचे रहें, उनकी सुरक्षा होते रहें। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उन पेड़ों में पानी डालने गए रहते हैं। आज ये हाईवे पे जाएंगे, ये बंजारी वाले हाईवे पे जाते तो कभी यहाँ से ग्वाड़, देवलधार, उधर जहाँ जहाँ उनके पेड़ लगे होते हैं ठिखंड तक गए रहते हैं पेड़ों में पानी डालने। तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और मुझे समाज सेवा में जाने की जो आज़ादी घर से ही मिलती है, तो मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम जा सकती हो, कर सकती हो, जितना बन पड़े, जिन की मदद हो कर लेनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य करते हैं और वो पेड़ों को बचाने के लिए सुबह 5 बजे पानी डालने भी चले जाते हैं। तो आप जो आपका जो जोड़ा भगवान ने बनाया है वो इस प्रकार बनाया है कि दोनों समाज के लिए कार्य करें, और एक बहुत अच्छी जुगलबंदी आप दोनों की यहाँ देखने को मिलती है कि आपके जो पतिदेव हैं वो प्रातः सुबह 4 बजे जाकर वृक्षों को पानी दे रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं, ट्री गार्ड लगा रहे हैं। तो इसके लिए भाई वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री सुधीर तिवारी जी। तो आप गोपेश्वर में मंदिर मार्ग में आपका आवास है, वहाँ पर आपका मकान है और साथ में दुकान भी है, मैं सही हूँ? तो अच्छा, कोई ऐसी घटना आप बताएंगे जो कि आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और मैं चाहूँगा कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो उससे प्रेरणा ले सकें। जी ज़रूर बताना चाहूँगी, और आज याद करती हूँ तो रोना आता है। खैर उस दिन तो नहीं आया था। एक बार की बात है, मेरा बालक हुआ था, तो क्या होता है कि लाइट चली गई थी, तो हमारे पास कैंडल लाने और माचिस लाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड की नौकरी थी नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती कि उस समय बालक छोटा था, हो रखा था, तो नहीं कर सकती थी। तो गोपीनाथ जी के मंदिर के पीछे जो छोटे छोटे शिवलिंग हैं वहाँ से इन्होंने 1-2 रुपये उठाए, तब जाके कैंडल और माचिस लाए। और खाना खाने के तो कोई पैसे कहते हैं, उस समय पे लोग कहते हैं बादाम खाते, घी खाते, ये सब तो मैंने देखा भी नहीं, खाना तो दूर की बात। तो ये मेरे हस्बैंड 20 रुपये टटोल के वहाँ पर कहीं पर से 20 रुपये मिले, एक बंद लाए। उस बंद को 3 दिन तक हम 2 जनों ने खाया। इन्होंने सोचा ये खा लेगी, मैंने सोचा ये खा लेंगे, और उस बंद को 3 दिन तक हमने अपने जीवन उससे चलाया। तो वहीं से हमें कुछ करने का जुनून भी मिला कि हम जब हम इतनी विपत्ति में हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। मकान टूट गई थी, वो तो शुक्र मानो भगवान गोपीनाथ का कि बेटे के ऊपर एक स्लिप थी तो उसमें कुछ गिरा नहीं। मकान टूट गई थी, बिस्तर पूरा उससे भर गया था, तो नहीं बताना चाहते। अरे मेरा बेटा सोया था ना, तो पूरा छत टूट गया बिस्तर में। तो बड़ा बुरा लगा ये सुनकर कि अकस्मात ऐसी परिस्थिति भी आपके सामने आई कि आपकी मकान की जो छत थी वो ढह गई, और उसमें आपका छोटा बच्चा था। आप उस समय बहुत आतंकित हो गए थे। ऐसे दिन आपने देखे हैं जहाँ पर कि रहने के लिए
2 वक्त की रोटी के लिए आपने संघर्ष किया और आज आप इस मुकाम पर हैं कि लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अभी आपका जो पुरानी यादें थी उसने आपको भले बहुत ज़्यादा द्रवित कर दिया है, लेकिन यही जो चीज़ है जो इस समय आपके अंदर का जो भाव है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग आज भी सोचते होंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप श्रीमती मीना तिवारी जी को आप देखिए कि किस संघर्ष से वो आगे बढ़े हैं। आज उन्होंने एक मुकाम पाया है। आज उनके पास अपना एक अच्छा सा घर है, एक नहीं 2 घर हैं इस समय उनके पास, गाड़ी है और अपना मतलब देखो इस समय आपके पास मान सम्मान सब चीज़ें हैं। लेकिन जो आपने संघर्ष किए, उन संघर्षों से जो तपन थी उनमें, उस तपन से कहते हैं ना सोने को पहले तपाया जाता है फिर वो चमकता है। तो इसी प्रकार आप भी एक सोना ही हैं, लेकिन जब तपन मिली आपको उन कठिन भरी राहों से, तो आज आप चमक रही हैं, धमक रही हैं और समाज को एक आईना दिखा रही हैं, एक तेज का स्वरूप आप हैं। तो बहुत सुंदर। इसके अलावा आप लोगों को आजकल जो युवक हैं, युवतियां हैं, जिनको कि बड़े अच्छे अच्छे साधन मिले हुए हैं, उनको क्या संदेश देना आप चाहेंगे? इतने संसाधन मुझे मिलते या तो मैं इससे भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेती या शायद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा संसाधन हमारे पाँव में बेड़ियाँ बन जाती हैं। वो शेर कभी शिकार नहीं करता है जिसको रोज़ खाने के लिए मिल जाए। भूखा शेर ही अक्सर शिकार करता है। मेरा मानना जहाँ तक है कि बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटियाँ नहीं देनी चाहिए। मैं आज भी अपने बच्चे को ज़्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद भी नहीं देती हूँ। कहती हूँ कि खुद कर संघर्ष करना चाहिए आदमी को, और ज़्यादा फैसिलिटियाँ वैसे किसी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक इतनी फैसिलिटियाँ होने के बाद भी अगर कोई सक्सेस नहीं होता, मैं कहूँगी कि उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है, बच्चों की खुद की गलती है। वो अपने जैसे मोबाइल फ़ोन है, सब कहते हैं कि बंद करो, बच्चों को मत दो उन्हें क्यों ना दो, लेकिन वो उसका सदुपयोग करे ना, उसे गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं। मेरे पास रोटी है तो मैं उस रोटी का क्या बना सकती हूँ ये मैं जानती हूँ ना। तो फ़ोन है तो फ़ोन क्या क्या कर सकता है, वो उन्हें एक मुकाम तक भी ले जा सकता है और वो फ़ोन उन्हें एक बर्बादी की राह पर भी ले जा सकता है। तो ये तो आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रख दिया है। जैसे कि लॉकडाउन के बाद शिक्षा के लिए सबके लगभग बच्चों के पास मोबाइल दिया गया, उस मोबाइल का अच्छा प्रयोग भी हो सकता है और उस मोबाइल का बुरा प्रयोग भी हो सकता है, शायद में हो रहा हो। तो इसके लिए मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपके जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मानस पटल कोरा होता है, जैसा लिखो वैसा छप जाएगा, उसी प्रकार जो उनके हाथ में फ़ोन दिया है उसके अंदर गूगल है, गूगल को बोलेंगे अच्छा दिखाओ, वो बोलेगा ये लो जी, बोलेंगे बुरा दिखाओ, बोलेगा ये लो जी। तो उसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं वो भी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है कि पेरेंटल कंट्रोल अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ये तय कर पाएंगे कि आपके बच्चे के फ़ोन में क्या चीज़ें चलनी चाहिए, क्या नहीं चलनी चाहिए, और आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको सारी जानकारी रहेगी और आप अपने बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो जैसे कि वर्तमान समय में आप सक्षम हैं, आपने यहाँ पर मकान है, आपके पास 2 मकान हैं, सुविधाएं हैं, काफ़ी कुछ आपने अर्न किया है, प्राप्त किया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे आपने ये सब अर्जित किया जबकि आप वास्तव में बहुत परेशान थे? तो कैसे ये सारी कहानी सब लोग जानना चाहेंगे। हाँ, मैं खुद भी बताना चाहूँगी, हो सकता है किसी को प्रेरणा मिल जाए। तो मुझे सिलाई आती थी, मैंने ITI, जैसे कि मैंने ITI किया हुआ था तो सिलाई तो मुझे आती ही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी सिलाई सिखाई और मैंने उन्हें भी सिलाई सिखाई। मैंने कहा कि दुकानदारों से कपड़ा पकड़ते हैं और सिलाई कर लेते हैं, 2 ही रुपये मिले। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा ठीक है, तो हमने दुकानदारों से जिस दुकान वाले ने कहा कि हमारे कपड़े सिलने हैं, सिल दिए। कम दाम में सिले जा रहे थे तो बहुत कपड़े आए। तो हमने रात 2-2 बजे तक दोनों जनों ने सिलाई की
और सुबह हम 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठने के बाद अपनी हमने दुकान खोलनी थोड़ी स्टार्ट की थी। दो दिलबाग वगैरह रख रुक के उसमें लगे रहते थे। लेकिन हम सुबह उठने के बाद भी वो सिलाई करते थे। कोई अर्जेंट देता था, बोलते थे कि तुम अर्जेंट काम पकड़ लो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, तो हम अर्जेंट काम पकड़ लेते थे। धीरे धीरे हमने चटाइयाँ बनानी शुरू कर दी, उसी मशीन में पावदान बनाने शुरू कर दिए, जिससे थोड़ा थोड़ा अर्जन होने लगा। जैसे जैसे थोड़ा पैसा आए तो हमने दुकान में सामान भरा, हमने मकान बनाया लोन लेकर, जैसे तैसे थोड़ी सी बनाई दुकान मकान। तो उसके बाद लोन तराने के लिए, पैसे के लिए हमने रात भर दोनों जनों ने लगभग 3 साल तक रात भर सिलाई करते थे और दिन भर भी सिलाई काम जो मिल जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करने में हम दोनों नहीं हिचकिचाते थे। यहाँ तक कि अपने मकान की ईंटें हम दोनों ने खुद सारी हैं। मकान की ईंट, बजरी, सीमेंट सड़क में गिरते ही बोलते थे कि यहाँ से अभी मलबा हटाओ, तो हम 2 जने बाल्टियों से हमने बजरी सार रखी है अपने मकान के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे संघर्ष करके हमने अपने, ये छोटे संघर्ष नहीं है, ये तो बहुत बड़ा 3 साल तक आपने तपस्या करी है। ये तपस्या का परिणाम है, छोटा संघर्ष नहीं है। हाँ, खाने को भी नहीं मिला तो नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि बालक भी शायद कोई देव शक्ति का हो कि अगर भूखा भी रहे नहीं रोता था, क्योंकि खाने के लिए नहीं था तो भूख भी उसे भी लगती होगी और नहीं रोता था। शायद भगवान जी की कुछ कृपा रहती होगी। तो बहुत दुख देखे आपने, जिंदगी में सुख और दुख लगा है, आपने दुख देखे, संघर्ष किया तो सुख की प्राप्ति आपको हुई है। लेकिन कभी कॉमेडी भी हुई है जीवन में, तो ये जानना चाहेंगे कोई घटना वाकया? कोई वैसे वाकया तो हम दोनों के ही बीच हुई। जैसे कि मतलब क्या है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे, कभी कोई बात नहीं करते थे। तो मैंने एक दिन यूँ ही पूछ लिया कि भाई कोई चक्कर तो नहीं है, मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं? तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे बात करनी ही नहीं आती है। लेकिन मेरे हस्बैंड बात करने के लिए तब खुले, इन्होंने अखबार भी बांटे, लगभग 600-700 अखबार बांटते थे ये। कुंड से लेकर वहाँ ऊपर पेट्रोल पंप, कुंड, पूरे क्षेत्र में 700 अखबार बांटते थे ये। तो अखबार बांटने से ये बात करने के लिए खुले, तो अखबार भी हमारे उसका एक हिस्सा है। वाह बहुत ही सुंदर। यानी आप दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला बड़ा है, जबरदस्त तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें अखबार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप हमारे एनएच परिवार के बीच में आए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इतनी सारी बातें हमसे करी, और जो लोगों के बीच एक उम्मीद जगेगी, उम्मीद करता हूँ कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर हमारे सामने आप हैं। तो इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए एनएच प्रोडक्शन यूके की प्रस्तुति व्यक्ति विशेष।